नमस्कार। आप देख रहे हैं स्त्री वाणी और मैं पारुल बंसल आज उपस्थित हूँ साहित्यिक समाचार की कुछ नई ताज़ा खबरें लेकर आप सभी के साथ। शुरुआत करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में गिरफ्तार होने वाले पहली महिला पार्वती देवी थी। भारतीय चित्रकला में लोकतंत्र टैगोर और अमृता शेरगिल ने स्थापित किया था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 95 साल बाद नए सिरे से प्रकाशित। मंटो अपनी जयंती पर याद किए गए। भिखारी ठाकुर पर किताबें लिखने वाले तैयब हुसैन पीड़ित का निधन। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवि कुंवर नारायण की कविताओं के फ्रांसीसी अनुवाद की नई पुस्तक आई। लाल बहादुर वर्मा पर आई किताब। मृदुला गर्ग की नई किताब पर चर्चा। सुनिए अब खबरें विस्तार से। 20वीं सदी में आजादी की लड़ाई में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाली महिला स्वतंत्रता सेनानी पार्वती देवी थी। यह दावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के सहायक प्राध्यापक एवं हिंदी नवजागरण के अध्येता आशुतोष पार्थेश्वर ने किया है। श्री पार्थेश्वर ने पिछले दिनों पहली बार नामक वेबसाइट पर अपने जमाने की मशहूर पत्रिका चांद पर अपने लेख में यह दावा किया है। उन्होंने चांद की राजनीति नामक लेख में यह लिखा है, पार्वती देवी 20वीं सदी की पहली महिला थी जो पंजाब के असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होकर 2 साल के लिए जेल गई थी और वह फर्रुखाबाद जेल में बंद थी। इसका समाचार चांद पत्रिका में छपा था। चांद का प्रकाशन 1922 में इलाहाबाद से हुआ था और इसके विशेषांक 29 विशेषांक निकले थे, जिनमें फांसी अंक, अछूत अंक, विधवा अंक, सती अंक, बाल अंक और राजपूताना अंक प्रमुख हैं। चांद पत्रिका के कायस्थ अंक निकालने की भी घोषणा हुई थी, लेकिन वह अंक निकला नहीं था। इसके पहले संपादक रामकृष्ण मुकुंद लघाटे थे, जिनका 6 माह के बाद निधन हो गया, तो दूसरे संपादक रामरख सहगल बने थे। उनकी पत्नी महादेवी वर्मा की शिक्षिका थीं। चांद पत्रिका के संपादकों में आचार्य चतुर्सेन, सत्यभक्त जी, नवजादिक लाल श्रीवास्तव, त्रिवेणी प्रसाद, महादेवी वर्मा आदि थीं। चांद पत्रिका पर कुछ साल पहले प्रेमवत और विजय झा की भी किताबें आई थीं, लेकिन चांद के बारे में पहली बार ये दुर्लभ जानकारियां हिंदी साहित्य में सामने आई हैं। टैगोर और अमृता शेरगिल ने भारतीय चित्रकला में लोकतंत्र स्थापित किया था। महान चित्रकार राजा रवि वर्मा से भारतीय चित्रकला में आधुनिकता की शुरुआत नहीं हुई थी, बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल ने भारतीय चित्रकला में आधुनिकता और लोकतंत्र को स्थापित किया था। प्रसिद्ध कला समीक्षा एवं चित्रकार अशोक भूमि ने आज यहाँ धूमिमल आर्ट गैलरी द्वारा टैगोर एवं अमृता शेरगिल के चित्रों में आधुनिकता विषय पर आयोजित व्याख्यान में यह बात कही। इस मौके पर हिंदी की 4 कवित्रियों सुलोचना वर्मा, अनुपम सिंह, रश्मि भारद्वाज और अमृता बेरा और 2 वरिष्ठ कवियों प्रयाग शुक्ल तथा विनोद भारद्वाज ने अपनी सुंदर कविताएं भी सुनाई। श्री भौमिक ने भारतीय चित्रकला के ऐतिहासिक पड़ावों का जिक्र करते हुए कहा कि यूरोप में 19वीं सदी में चित्रकला में आधुनिकता का प्रवेश हो गया था, पर भारतीय चित्रकला में आधुनिकता की शुरुआत यूरोप के बाद हुई थी। उन्होंने कहा कि भारत में कला मूर्तिकला के रूप में थी और वह मंदिरों और गुफाओं में अजंता आर्ट, खजुराहो एवं मुगल आर्ट के रूप में थी और वह निजी कला नहीं थी, बल्कि उन्हें ऐसी मूर्तियां और भित्ति चित्र बनाने के आदेश दिए गए थे, इसलिए उसमें कलाकार की स्वतंत्रता नहीं थी। शुक्ल जी 1924 में जायसी पर लिखते हुए हिंदी मुस्लिम समर्थक थे, पर 1929 तक आते आते क्या उनकी दृष्टि बदल गई थी और वे मुस्लिम विरोधी कैसे हो गए। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक पुरुषोत्तम अग्रवाल ने गत दिनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्नवा संस्करण अंक के विमोचन पर यह बात कही है। यह इतिहास 95 वर्षों के बाद प्रकाशित हुआ है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने इस संस्करण को नए सिरे से प्रकाशित किया है। 1929 में भी इसे सभा ने ही प्रकाशित किया था। पुनर्नवा संस्करण का प्रकाशन हिंदी साहित्य की एक घटना है। हिंदी की दुनिया शुक्ल के इतिहास के बहाने एक बार फिर बहस छेड़ेगी। 1929 के बाद शुक्ल जी के इतिहास का यह पहला प्रमाणिक एवं परिवर्तित पाठ है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ला ने बताया कि इस पुनर्नवा संस्करण में उन नुक्तों और हाइफिन को भी फिर से शामिल कर लिया गया है जो 1929 में प्रकाशित पहले संस्करण में थे, लेकिन 1940 के बाद के प्रकाशित संस्करण में हटा दिए गए थे।
इतना ही नहीं, शब्दों नामों की एक रूपता नहीं रही, वर्तनी भी गलत छापी गई। शुक्ल जी ब्रज नहीं बल्कि व्रज लिखते थे, तो हमने व्रज का ही इस्तेमाल किया। शुक्ल जी द्वारा लिखित अंग्रेजी के शब्दों की जगह हिंदी में शब्द लिख दिए गए थे, लेकिन आलोचक वैभव सिंह का कहना है कि 1991 में सुधाकर पांडे ने शुक्ल जी के इतिहास का प्रवर्धित संस्करण छापा था। व्योमेश शुक्ला ने भूमिका में लिखा है कि यह किताब जनवरी 29 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के रूप में छपी। बाद में 1929 के जुलाई में हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में छपी। फिर 1940 में संपादित प्रवर्धित संस्करण के रूप में, और उसके 9 माह बाद उनका निधन हो गया। साहित्य अकादमी के सभागार में रामचंद्र शुक्ल के इस पुनर्नवा संस्करण पर गत दिनों एक गोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं संस्कृत कर्मी अशोक वाजपेयी ने की, जबकि मुख्य अतिथि हिंदी के वयोवृद्ध आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी थे और प्रमुख वक्ताओं में पुरुषोत्तम अग्रवाल तथा रामेश्वर राय थी। सभा का संचालन प्रवीण कुमार ने किया। संगोष्ठी से पहले रामचंद्र शुक्ल के निधन पर निकली शव यात्रा और उससे जुड़ी तस्वीर को लेकर बनी एक छोटी सी फिल्म भी दिखाई गई। 2 फरवरी 1941 को रामचंद्र शुक्ल का निधन हुआ था और उनके निधन के बाद उनकी सारी तस्वीरें सभा में एक लिफाफे में बंद थीं, जिसे कभी खोला ही नहीं गया। संगोष्ठी में विद्वानों ने शुक्ल जी के योगदान की चर्चा की, लेकिन उन्होंने उनकी कमियों और खामियों की तरफ भी ध्यान दिलाया। चाहे भक्ति आंदोलन, रीतिकाल और छायावाद के बारे में उनकी राय हो या स्त्री रचनाकारों को उचित स्थान न मिलने की बात हो। वरिष्ठ आलोचक पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कहा कि 1924 तक तो रामचंद्र शुक्ल जी जायसी के माध्यम से हिंदी मुस्लिम की एक साझी संस्कृति को चित्रित कर रहे थे, लेकिन 1929 में आकर उनकी राय क्यों बदल गई, इस पर अध्ययन किए जाने की जरूरत है। शुक्ल जी ने नाथों सिद्धों की परंपरा को और कबीर को कभी नहीं माना था, लेकिन बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जब हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी तो उन्होंने नाथ और सिद्धों की परंपरा को दूसरी परंपरा बताया और कबीर को स्थापित किया। उसके बाद से हिंदी में एक नई बहस खड़ी हुई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने जब रामचंद्र शुक्ल की रचनावली संपादित की थी, तब शुक्ला जी को लेकर हिंदी में काफी बहस हुई थी। कई लेखकों का कहना था कि शुक्ल जी ब्राह्मणवादी आलोचक हैं और उसमें मुस्लिम विरोध के भी पुट हैं। बाद में कई स्त्री विमर्शकारों ने भी शुक्ल जी के इतिहास में लेखिकाओं के साथ हुई नाइंसाफी का भी जिक्र किया। मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो को 11 मई को उनकी 114वीं जयंती पर लोगों ने शिद्दत से याद किया। मंटो का जन्मदिन 11 मई 1912 को हुआ था। कवित्री बाबूशा कोहली और कथाकार कविता ने इस अवसर पर मंटो पर 2 सुंदर लेख लिखे। प्रसिद्ध रंगकर्मी अरविंद गौड़ ने मंटो को याद करते हुए लिखा, मंटो अस्मिता थिएटर के अभिनेताओं के पसंदीदा लेखक हैं। मंटो की लगभग हर कहानी और नाटकों को अस्मिता थिएटर के अभिनेताओं ने मंचित किया है। हमारे समूह में नए एक्टर की ट्रेनिंग प्रेमचंद और मंटो से प्रारंभ होती है। इससे अभिनेता के दिल और दिमाग के सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। उनकी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि सच्चाई कितनी कड़वी लेकिन जरूरी होती है। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करना, उनके लेखन को सलाम करना है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके परिवार से मिलने और उनसे मंटो को और जानने का अवसर मिला। मंटो की 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर 2012 में उनकी बेटियां भारत आई थीं। जेएनयू में सेमिनार के बाद मंटो की कहानियों पर आधारित अस्मिता थिएटर ग्रुप के नाटक पार्टीशन का पोस्टर और फोटो एल्बम पाकर निगत, नुजहत और नुसरत बहुत खुश हुई थीं। मंटो की बेटियों से मिलना मानो खुद मंटो से रूबरू होना था। मंटो को हिंदी पाठकों तक पहुंचाने में वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने मंटो की जिंदगी पर शानदार बायोग्राफी भी लिखी। मंटो पर उपेंद्रनाथ अश्क ने मंटो मेरा दुश्मन नामक किताब लिखी थी। प्रसिद्ध जनवादी कवि, आलोचक और संपादक डॉक्टर तैयब हुसैन पीड़ित का गत दिनों निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे और सिवान के जेडे इस्लामिया कॉलेज के हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त होकर साहित्य सेवा कर रहे थे। वे लीवर और किडनी के मरीज थे। उन्होंने भिखारी ठाकुर पर पहली पीएचडी की थी और अनगढ़ हीरा नाम से उन पर एक किताब भी लिखी थी। वे जन संस्कृति मंच से जुड़े थे। चर्चित आलोचक सुधीर सुमन की रिपोर्ट के अनुसार श्री पीड़ित जी ने भी हिंदी में रचनाएं लिखी, पर उससे ज्यादा वे भोजपुरी साहित्य के यथार्थवादी प्रगतिशील परंपरा के विकास के लिए जाने जाते थे। उनका जन्म 16 अप्रैल 1945 को सारण जिला के मिर्जापुर गांव में हुआ था। उनके निधन से भोजपुरी साहित्य जगत ने प्रगतिशील समाजशास्त्रीय दृष्टि वाली एक प्रतिभाशाली शख्सियत को खो दिया है। साहित्य अकादमी के लिए भिखारी ठाकुर पर लिखा गया उनका मोनोग्राफ उल्लेखनीय कृति है।
उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान, नाटक और सिनेमा में डिग्री हासिल की थी या डिप्लोमा किया था। उनकी कविताएं, गीत, कहानी, निबंध और आलोचना हिंदी भोजपुरी की सारी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। बिहार में जन संस्कृति मंच का निर्माण हुआ तो उन्हें इसकी राज्य कमेटी का सदस्य बनाया गया था। उन्होंने कविता, कहानी, एकांकी के अलावा भोजपुरी साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा और भोजपुरी कविता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य जैसी महत्वपूर्ण किताब भी लिखी थी। उन्होंने लोक इतिहास और लोक संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले फतेह बहादुर शाही और मास्टर अजीत जैसी शख्सियतों पर भी लिखा और बोला। वे भोजपुरी भाषा साहित्य के आंदोलन की जनपक्षीय आवाज थे। सांप्रदायिकता, जातिवाद, शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ उन्होंने धैर्य के साथ संघर्ष किया। जन संस्कृति मंच ने डॉक्टर तैयब हुसैन पीड़ित के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रसिद्ध इतिहासकार लाल बहादुर वर्मा के अवदान पर चंद्रभूषण गुप्त अंकुर ने एक पुस्तक संपादित की है जिसमें 22 लोगों के लेख हैं। इस पर इलाहाबाद में स्वराज विद्यापीठ में 17 मई को चर्चा होगी। किताब में शेखर पाठक, गोपाल प्रधान, विकास नारायण राय, देवेंद्र आर्य, आशु वर्मा, रमाशंकर सिंह, दिनेश श्रीनेत, अमिता शीरी, मृत्युंजय, रूपाली सिंह आदि के लेख हैं। श्री प्रकाश मिश्र की रिपोर्ट के अनुसार लाल बहादुर वर्मा हमारे समय के एक विशिष्ट इंटेलेक्चुअल थे और उनका विस्तार हिंदी पट्टी के बाहर भी था। वे इतिहास के छात्र थे, इतिहास के लेखक थे, इतिहास के अध्यापक थे। वे चाहते थे कि लोगों का इतिहास बोध सही रास्ते पर रहे, पर तब वे शुष्क इंटेलेक्चुअल नहीं थे, बाकायदा एक्टिविस्ट थे और उसके लिए लोगों को तैयार करते थे, बालक हों या वृद्ध। वे मार्क्सवादी थे क्योंकि मार्क्सवाद उनको फिलहाल सबसे अच्छा रास्ता लगता था दुनिया को बेहतर करने का, पर वे किसी कम्युनिस्ट पार्टी के बाकायदे सदस्य नहीं थे। हाल ही में दिवंगत हुए अनुवादक मनोज शर्मा की स्मृति में मुंबई में जनवादी लेखक संघ ने एक शोक सभा आयोजित की। वरिष्ठ कथाकार आबिद सुरती, असगर वजाहत, हृदय मयंक, अनूप सेठी, हरि मुदगल, अलका सिगौतिया, शैलेश सिंह, रंगकर्मी और SRS विकल आदि ने मनोज को अपनी तरह से याद किया। उनकी कविताएं सुनाई। कवि आलोचक विजय कुमार का उनकी अनुपस्थिति में पत्र पढ़ा गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कवि, लेखक, रंगकर्मी उपस्थित थे। प्रसिद्ध कवि अनुवादक विनोद दास की रिपोर्ट के अनुसार हम सभी को दुख और हैरत में डालकर कवि अनुवादक मनोज शर्मा अकस्मात चले गए। हम दोनों नाबार्ड में कार्यरत थे। मनोज से पहली मुलाकात मुझे याद है, वह उन दिनों जम्मू में थे, मैं लखनऊ में था। मेरा तबादला जयपुर हो गया था। जयपुर जाने के पहले मैंने अपने घर पर लखनऊ के साहित्यिक मित्रों की एक मिलन संध्या का आयोजन किया। संयोग से मनोज उस दिन चकित हुए और मुझसे मिलने बैंक आए। एक सजीला सुदर्शन नवयुवक, अपनी वेशभूषा में वह कभी नहीं फिल्मी सितारे सा लग रहा था। उस सांध्य आयोजन में मैंने मनोज को सहर्ष आमंत्रित किया। यह संध्या कुंवर नारायण, भारती नारायण, मुद्रा राक्षस, रविंद्र वर्मा, वीरेंद्र यादव, रमेश दीक्षित, वंदना मिश्र, राकेश, अखिलेश, अतुल कुमार आदि की उपस्थिति से खूबसूरत और दिलचस्प तो लग रही थी, लेकिन राजेश शर्मा के साथ ज्ञान रंजन जी और सुलोचना भाभी के पधारने से यह शाम और भी गुलजार हो गई। मनोज की रचना यात्रा का दूसरा पड़ाव मुंबई बना। उनका तबादला मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय हो गया। यहाँ उन्हें पंख मिल गए। जम्मू की सांस्कृतिक सक्रियता को उन्होंने यहाँ आगे बढ़ाया। अनेक कार्यक्रम हुए, कभी वसुंधरा में तो कभी अपने आवास पर। न्याय के पक्ष में और अन्याय के विरोध में कविता पोस्टरों की प्रदर्शनी भी लगाई। मनोज शर्मा के साहित्यिक संस्कार भगत सिंह और पाश सरीखे क्रांतिकारी व्यक्तित्वों की छाया में विकसित हुए थे। पंजाब की मिट्टी की संवेदना उनकी भाषा और रचना में खुली मिली रहती थी। उन्होंने हरीश जैन द्वारा लिखित शहीद भगत सिंह की जीवनी का अनुवाद पंजाबी से हिंदी में किया था। इधर कुछ अरसे से वे पंजाबी के कुछ कवियों का नियमित रूप से अनुवाद कर रहे थे। इनमें से कुछ न्यू वर्ड प्रकाशन से पुस्तक प्रकाशन में संकलित है। उनकी कविताओं का एक संकलन अंग्रेजी में ननिल राय ने अनुदित किया। मनोज एक अच्छे पाठक भी थे। प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक सदानंद शाही के आयोजन में इलाहाबाद में बुद्ध की धरती पर कविता का कल आयोजन किया गया, जिसमें राजेंद्र कुमार, जगदीश्वर चतुर्वेदी, लालसा यादव ने विचार व्यक्त किए। बसंत त्रिपाठी, रूपम मिश्र आदि ने कविता पाठ किया। अध्यक्षता हरिश्चंद्र पांडे ने की। इस सप्ताह पहली बार ब्राजील में दुनिया भर से आमंत्रित कवित्री, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं। इस क्राइसिस एंड केयर कॉन्फ्रेंस का आयोजन अर्जेंट एक्शन फंड ने किया है। इस आयोजन में यूएफ अफ्रीका, यूएफ लैटिन अमेरिका और कैरिबियन और यूएफ एशिया और प्रशांत संस्थाएं संयुक्त रूप से शामिल हैं। इसमें 96 देशों से करीब 300 लोग भी हैं। चर्चित कवित्री जसिंता केरकेटा की रिपोर्ट के अनुसार पहली बार भारत और फिजी देश की दो
इंडिजिनस कवियों की कविताओं से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। फिजी से इंडिजिनस कवि दमारी सराव और भारत से मैं यहाँ अपनी कविताओं का पाठ करेंगी। इसके साथ ही दूसरे सत्रों में अपने अनुभव साझा करेंगे। कविताओं का अनुवाद इंग्लिश, स्पेनिश, पुर्तगाली में भी लोग पढ़ और सुन सकेंगे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलेंगे, उन्हें सुनेंगे और संवाद करेंगे कि दुनिया की एक तानाशाही समय में लोग कैसे एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए खड़े रह सकते हैं। हर देश की सत्ता एक दूसरे के साथ खड़ी रहती है और उनके प्रयोगों से स्त्री, बच्चे, बूढ़े, साधारण लोग ही मारे जाते हैं। ऐसे समय में जब शक्तिशाली वर्ग, जाति, समुदाय के लोगों को लगता है कि सरकार उनकी है, तब दुनिया भर के साधारण लोग, हाशिए के लोग और इंडिजिनस समुदायों का भी एक साथ खड़ा रहना जरूरी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के प्रख्यात कवि कुंवर नारायण की कविताओं के फ्रांसीसी अनुवाद की एक पुस्तक हाल ही में छपकर आई है। उनके पुत्र अपूर्व नारायण ने इसकी सूचना दी है। इन कविताओं का अनुवाद फ्रांसीसी लेखक निकोला पोज्जा ने किया है। इस किताब का नाम कॉन्फ्लुएंसेस है, जिसमें कुंवर जी की हिंदी कविताएं भी शामिल की गई हैं। तीसरे सप्तक के कवि कुंवर नारायण ने महत्वपूर्ण आलोचना एवं फिल्मों पर भी काफी गंभीर लेखन किया है। अपूर्व नारायण ने बताया कि उनके पिता की कविताओं के मराठी अनुवाद की भी पुस्तक अभी आई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखिका मृदुला गर्ग की नई पुस्तक साहित्य का मनोसंधान का 17 मई को विमोचन होगा। वरिष्ठ आलोचक पुरुषोत्तम अग्रवाल और युवा लेखक प्रभात रंजन इस चर्चा में भाग लेंगी। पटना की लेखिका सुमिधा पाठक ने बिहार की महिला साहित्यिका नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसका लोकार्पण बिहार हिंदी साहित्य के सम्मेलन के तत्वावधान में 18 मई 2025 को 4:30 बजे अपराह्न होगा। डॉक्टर अनिल सुलभ की अध्यक्षता में सम्मेलन सभागार में यह समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर किरण घई, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गीता शाह, पुष्प, डॉक्टर पूनम सिंह, डॉक्टर उषा सिंह, डॉक्टर कृष्णा सिंह करेंगी। प्रेरणा अंशु द्वारा आयोजित लघु पत्रिका सम्मेलन में माँ मुझे टैगोर बना दे नाटक का 1681वां मंचन 10 मई को दिनेशपुर उत्तराखंड में किया गया। इसके निर्देशक लकी जी राजीव हैं और यह सोलो नाटक है। उनका दावा है कि पिछले 15 वर्षों में 26 राज्य के हजारों शहरों और कस्बों में 50 लाख से अधिक दर्शक इस नाटक को देख चुके हैं। समाचार समाप्त। जय हिंद। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले गुरुवार नई खबरों के साथ। नमस्कार। समाचार संकलन अरविंद कुमार।